हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोस्ट मॉडर्निज्म इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही कमाल का लिटरेरी मूवमेंट था जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ था, यानी कि 20th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुआ था। इसकी स्टार्टिंग की कोई फिक्स्ड डेट तो नहीं है, लेकिन 1949 के बाद का जो टाइम पीरियड था वो पोस्ट मॉडर्निज्म माना जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए दोस्तों हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, 18th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट एज की शुरुआत हुई, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा लॉजिक और साइंस पर बिलीव करने लगे। साइंस की बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो गई, लोग साइंस के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा भागने लगे। इंडस्ट्रीज़ लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी मशीनें डेवलप हुई और इन्हीं प्रोग्रेस और साइंस की तरक्की की वजह से ही आगे चलकर वर्ल्ड वॉर्स हुए, जिससे इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड वॉर्स के बाद का जो टाइम पीरियड था वो पोस्ट मॉडर्निज्म था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर्स के बाद लोग बहुत ज़्यादा सहम गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उनके कई सारे फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं बची है। इसीलिए वो लोग बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे थे। हर तरफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी थी। तो इस तरह का माहौल था पोस्ट मॉडर्निज्म में, जिसका सीधा इफेक्ट पोस्ट मॉडर्निज्म के लिटरेचर पर देखने को मिला। होपफुली बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस आए। लोग बहुत ही ज़्यादा वॉर से डरे हुए थे। अब आते हैं असल मुद्दे पर, पोस्ट मॉडर्निज्म के लिटरेचर पर। दोस्तों, पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट किया गया, नैरेटिव स्ट्रक्चर में एक्सपेरिमेंट किया गया और भी कई सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट्स हुए। पुराने तौर तरीकों को, राइटिंग स्टाइल्स को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स के पहले का माहौल अलग था और वर्ल्ड वॉर के बाद का माहौल बिल्कुल अलग था। तो इसीलिए जिस तरह सोसाइटी में चीज़ें चल रही थी उसी तरह लिटरेचर भी लिखा जा रहा था। दोस्तों, पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर की कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उस टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारी नई नई चीज़ों को फॉलो करके वर्क्स लिखे गए। अब जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर की, वो है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन यानी कि एक ऐसा काल्पनिक वर्क जिसमें रीडर को ये बार बार याद दिलाया जाता है कि भाई, आप ना जो वर्क पढ़ रहे हो वो काल्पनिक है, सच नहीं है। ये इमेजिनेशन पर बेस्ड वर्क है, इसे सच्चाई ना समझ लेना। तो उस टाइम पर मेटाफिक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, जिसमें रीडर को ये याद दिलाया जाता था कि आप जो वर्क पढ़ रहे हो वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें वर्क छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। तो उस टाइम की राइटिंग्स में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता था, जिसमें राइटिंग्स टुकड़ों में बटी होती थी। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी पैरोडी। पैरोडी यानी कि एक ऐसा वर्क जिसमें किसी दूसरे वर्क को कॉपी करके उसमें कॉमिक इफेक्ट डालकर लोगों को हंसाया जाता है। और पैस्टिच भी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। अब ये पैस्टिच क्या है? दोस्तों, पैस्टिच एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें पुराने वर्क से आइडिया लिया जाता है और उस पुराने आइडिया को नए आइडिया के साथ कंबाइन करके एक नया स्टाइल बनाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरटेक्सचुअलिटी। इसे हम एक मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप अभी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देख रहे हो और उसमें वो सीन आया जिसमें शाहरुख खान चलती ट्रेन के गेट पर होता है और वो दीपिका को हाथ देता है। सेम वैसे ही जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में शाहरुख ने काजोल को हाथ दिया था। तो आपको चेन्नई एक्सप्रेस देखते देखते एक सीन के थ्रू दूसरी मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद आ गई। तो यही होता है इंटरटेक्सचुअलिटी। जब एक लिटरेरी वर्क में किसी दूसरे लिटरेरी वर्क का रेफरेंस दिया है तो उसे ही इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा। तो ये टेक्निक भी पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिकंस्ट्रक्शन। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, सपोज आपको एक मशीन के बारे में समझना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझना है कि कौन सा पार्ट किससे कनेक्ट है, कैसे बना है। तो आप उस मशीन के पार्ट्स को डिसअसेंबल करोगे, उस मशीन के पार्ट्स को खोलोगे और देखोगे, तभी आपको उस मशीन के बारे में और उस मशीन के पार्ट्स के बारे में समझ में आएगा कि कौन सा किससे कनेक्टेड है। सेम उसी तरह जब हमें कोई लिटरेचर का वर्क समझना होता है तो हम उसे टुकड़ों में बांट देते हैं। लिटरेरी वर्क को ब्रेक करके समझते हैं तो हमें उस लिटरेरी वर्क की थीम, स्टाइल, टेक्निक, लैंग्वेज सब अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसी को डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। किसी वर्क को टुकड़ों में बांट कर समझना डिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। डिकंस्ट्रक्शन की हेल्प से
हमें एक ही वर्क की कई सारी मीनिंग्स समझने को मिलती हैं। तो ये डिकंस्ट्रक्शन भी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। एक और बात, डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट एक फिलोसोफर जैक डेरिडा ने दिया था। जैक डेरिडा को फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके अलावा उस टाइम पर मिनिमलिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। मिनिमलिज्म एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसमें स्टोरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या इलैबोरेट करके नहीं बताया जाता है, बल्कि स्टोरी को बहुत ही सिंपली प्रेजेंट किया जाता है, सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और मैक्सिमलिज्म भी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। मैक्सिमलिज्म एक ऐसा स्टाइल है जिसमें बहुत ही लेंथी राइटिंग लिखी जाती है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। तो मिनिमलिज्म और मैक्सिमलिज्म दोनों ही उस टाइम पर पॉपुलर थे। दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही उस टाइम पर बहुत चलन में थे। दोस्तों, उस टाइम पर मैजिक रियलिज्म भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। मैजिक रियलिज्म यानी कि एक ऐसी कहानी जहाँ पर असली दुनिया के साथ साथ अद्भुत और अजीब घटनाएं भी होती हैं, लेकिन इन अजीब घटनाओं को बहुत ही नेचुरली और नॉर्मल दिखाया जाता है। जिससे पहले हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक बोनस है दोस्तों। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खुश और पॉजिटिव रहना होता है, तभी हम लाइफ में हर चीज़ को हासिल कर पाते हैं। एक बहुत ही कमाल की बुक है ट्यूसडेज विद मॉरी, जो आपको ज़िंदगी खुलकर जीना सिखाती है। इस बुक की समरी की वीडियो मैंने बना रखी है, ज़रूर से देखना, शेयर भी करना। लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सीख जाओगे। अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के फेमस ऑथर्स। दोस्तों, थॉमस पाइचन अपने कॉम्प्लेक्स स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उनका फेमस नॉवल ग्रेविटीज़ रेनबो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। दोस्तों, डॉन डेलेलो टेक्नोलॉजी और मास मीडिया के बारे में लिखते थे कि टेक्नोलॉजी और मास मीडिया का सोसाइटी पर क्या असर पड़ा। इनका नॉवल वाइट नॉइज़ एक नोटेबल पोस्ट मॉडर्न वर्क है। इसके अलावा सलमान रुश्दी एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं। ये अपने वर्क्स मिडनाइट्स चिल्ड्रेन एंड द सैटेनिक वर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। दोस्तों, कर्ट वॉनेगट के नॉवेल्स स्लॉटर हाउस 5 एंड कैट्स क्रेडल में हमें पोस्ट मॉडर्न थीम्स साफ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इटालो कैल्विनो के वर्क्स में हमें फैंटेसी और मेटाफिक्शन देखने को मिलता है। इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का। दोस्तों, डेविड फॉस्टर वेलेस, इनका वर्क इनफाइनाइट जेस्ट एक बहुत ही फेमस वर्क है। इसके अलावा जॉर्ज लुइस बोर्गेस का फेमस पोस्ट मॉडर्न वर्क ये है। दोस्तों, मार्गरेट अटवुड का फेमस नॉवल द हैंडमेड्स टेल है। गाइस, इस्माइल रीड अपने एक्सपेरिमेंटल एंड सटायरिकल वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। इनका फेमस वर्क है मम्बो जम्बो, जो कि ट्रेडिशनल कहानियों को चैलेंज करता है। दोस्तों, फिलिप के डिक अपने साइंस फिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इनका फेमस साइंस फिक्शन है डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप। दोस्तों, पॉल ऑस्टर के नॉवेल्स में हमें आइडेंटिटी और कोइंसिडेंस जैसी थीम्स देखने को मिलती हैं। इनका द न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न वर्क है। दोस्तों, एंजेला कार्टर का द ब्लडी चैम्बर भी बहुत ही फेमस वर्क है। इसके अलावा सैमुअल बेकेट, जॉन बार्थ, जोसेफ हेलर, ये सारे फेमस पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स थे। तो ये सारे पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स और उनके वर्क्स थे। दोस्तों, पोस्ट मॉडर्निज्म ने दूसरे आर्ट फॉर्म्स जैसे कि विजुअल आर्ट, आर्किटेक्चर और फिल्म्स पर भी अपना असर डाला। उस टाइम पर सारे कल्चर्स मिक्स हो रहे थे, सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लिटरेरी वर्क्स लिखे जा रहे थे। तो गाइस, पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा टाइम पीरियड था जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पुराने नॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया गया। तो गाइस, ये था पोस्ट मॉडर्निज्म। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट लिखें और इस लिटरेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।